टाइटन कंपनी के प्रिय सहयोगियों, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोग्राम की लीडरशिप सीरीज के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं श्री मुरुगन, जो टाइटन कंपनी में कर्मचारी संबंध और लोगों की अनुपालन के प्रमुख हैं। लीडरशिप सीरीज ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड में आपका स्वागत है मुरुगन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं, जो है 4 श्रम कानून। धन्यवाद सुबंधु। सबसे पहले मैं सभी व्यापार सहयोगियों से जुड़कर और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करके बहुत खुश हूँ, खासकर जब ये हर उस हितधारक को छूता है जो वास्तव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। और इसी तरह मैं इस सत्र में शामिल होकर बहुत खुश हूँ। ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। धन्यवाद। तो मुरुगन, ये श्रम कानून क्यों बनाए गए थे और ये क्या है? देखिए, बात यह है कि शुभेंदु, अगर आप खुद श्रम से जुड़े इन कानूनों और नियमों को विस्तार से देखें तो ये सभी उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और एक संगठित कार्य वातावरण में मिलने वाले कुछ खास लाभों को सुनिश्चित करने पर ही पूरी तरह से केंद्रित किए गए हैं। सही है। ये भी हो सकता है कि इसकी शुरुआत लगभग 100 साल पहले हुई थी। अच्छा माहौल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा की भावना। अगर आप आज के कई श्रम कानूनों को देखें तो इनकी शुरुआत टाटा की विरासत से हुई थी। तो इनमें से कई चीजें कानून बनने से पहले ही टाटा स्टील में लागू की जाती थीं और वही रास्ता था। फिर इनमें से कई चीजें कानून बन गईं और अब ये श्रम कानून है। और हाल ही में अबू धाबी के श्रम न्यायालय। हाँ, तो मुझे याद है मुरुगन, कहीं पढ़ा था कि महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ, काम के घंटे और छुट्टियां आदि, ये सारी चीजें टाटा द्वारा कभी 1910 या 1900 में शुरू की गई थीं। 1910 और 1920 के बीच, वो बहुत समय पहले की बात है। और एक टाटा कंपनी के रूप में ये चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे व्यापार सहयोगी समुदाय भी इन श्रम संहिताओं को अपनाएं और इसे अपनी जीवन शैली बना लें। तो वे कौन सी 4 सामाजिक श्रम संहिताएं हैं जिनकी हम बात करते हैं? असल में भारत में श्रम कानून 2 हिस्सों में बांटे गए हैं। एक तो सभी केंद्रीय कानून है, दूसरे वे हैं जो राज्य विशिष्ट कानून हैं। तो आज जो हम देख रहे हैं, केंद्रीय स्तर के 29 श्रम कानूनों को वास्तव में 4 श्रम संहिताओं में समाहित कर दिया गया है। इन सभी को 4 संहिताओं में शामिल कर लिया गया है। तो ये 4 संहिताएं हैं। पहली है वेतन संहिता, दूसरी है सामाजिक सुरक्षा संहिता, तीसरी है औद्योगिक संबंध संहिता, चौथी है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल परिस्थितियां संहिता। तो ये 4 संहिता हैं। एक तरह से इन सभी 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर लिया गया है। तो इसके अलावा कुछ राज्य विशिष्ट कानून भी हैं जो संस्थान को चलाने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो क्या ये सब हमारे तनिष्क, टाइटन वर्ल्ड, फास्ट ट्रैक, इलियोस, एमआईए और बाकी सभी स्टोर्स पर लागू होता है, या डिस्ट्रीब्यूटर्स का, या फिर सीएफए पर भी अगर देखा जाए तो? ये सभी नियोक्ता है। ये अच्छा सवाल है। शायद मैं इस बात पर भी प्रकाश डाल सकता हूं कि आखिर ये प्रक्रिया क्यों शुरू हुई और ये संहिताएं अब क्यों आई हैं। पहले सभी श्रम कानूनों का अपना अपना उद्देश्य और मकसद था। इसी वजह से उनमें अपनी अपनी तरह की लागू होने की शर्तें थीं। अब इन 4 संहिताओं को एक रूप बना दिया गया है और इनकी लागू होने की शर्तें भी अब सभी कानूनों में बहुत स्पष्ट और एक समान हो गई हैं। अब ये संहिताएं, चाहे वो फैक्ट्री हो या कोई अन्य प्रतिष्ठान, कुछ निश्चित सीमाओं के अधीन सभी पर लागू होती हैं। हमारे संदर्भ में, जहां किसी भी प्रतिष्ठान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें फैक्ट्री या अन्य कोई भी जगह शामिल है जहां कोई व्यवसाय चलाया जाता है, वहां इन संहिताओं में से अधिकांश लागू होती हैं। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि रिटेल स्टोर्स में भी ये संहिताएं लागू होती हैं? हाँ? और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हमारे सहयोगी ये समझें कि वे कौन से तत्व हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। नहीं तो ये होगा कानून के गलत पक्ष में जाला। मुरुगन, आपने अभी बताया कि 4 श्रम संहिताएं हैं और पहली है वेतन संहिता। क्या आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? देखिए, वेतन संहिता 4 पहले के कानूनों के बारे में बात करती है। एक है वेतन का भुगतान, न्यूनतम वेतन, बोनस का भुगतान और साथ ही समान पारिश्रमिक।
इन सभी चारों को अब एक में मिला दिया गया है, जिसे वेतन संहिता कहा जाता है। महत्वपूर्ण बदलाव जो ये लाता है, पहले वेतन का भुगतान, उदाहरण के लिए, जो केवल उन लोगों पर लागू होता था जो 24,000 या उससे कम वेतन पाते थे। ठीक है। तो अब ये वेतन संहिता, जिसमें ये चारों अध्याय शामिल हैं, सभी कर्मचारियों को कवर करती है। ठीक है। मतलब कोई भी दुकान किसी भी संख्या में कर्मचारी लोगों की गिनती की परवाह किए बिना, तो ये वेतन संहिता लागू होगी। ठीक है। और क्या आप बता सकते हैं, मान लीजिए सैलरी के संदर्भ में वे सैलरी को कैसे डिजाइन करने वाले हैं, क्या अपेक्षित है? देखिए, वेतन संहिता में एक महत्वपूर्ण तत्व या तत्व है। सबसे पहली और जरूरी बात, हर किसी को नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य है। ठीक है। ये एक अनिवार्य चीज है। ठीक है। और जब वेतन की बात आती है, तो देखिए, किसी को भी निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान नहीं किया जा सकता। और ये न्यूनतम वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, अ, केंद्र सरकार तो ठीक है। असल में ये भी कोड में एक नया प्रावधान है। अब न्यूनतम वेतन के दो हिस्से होंगे। एक है राष्ट्रीय फ्लोर वेज, जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, और न्यूनतम वेतन संबंधित राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा। हालांकि राज्य का न्यूनतम वेतन राष्ट्रीय फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकता। तो अब राज्य को राष्ट्रीय फ्लोर वेज से ऊपर न्यूनतम वेतन तय करना होगा, लेकिन ये विवेक राज्य सरकार के पास ही रहेगा, जैसा पहले था। ठीक है। तो अगली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो है भुगतान का समय। मैं अक्सर सोचता हूं कि 30 दिन का अंतर एक नियमित चक्र के रूप में जरूरी है, लेकिन मेरी राय में वेतन महीने के पहले कुछ दिनों में ही मिल जाना चाहिए। असल में ऐसा ही है। हर नियोक्ता को वेतन अवधि तय करनी होती है, और वेतन अवधि समाप्त होने के 7वें दिन के भीतर वेतन देना अनिवार्य है। मान लीजिए, अगर हम महीने की पहली तारीख से 30 या 31 तारीख तक वेतन अवधि रखते हैं, तो उसके बाद के 7 दिनों के भीतर वेतन देना अनिवार्य है। सही है। लेकिन जानते हो टाइटन में मुरुगन, मैं अपने सहयोगियों को प्रोत्साहित करता हूं कि वेतन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दें, क्योंकि कुछ लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ लोगों की ईएमआई या कुछ निश्चित खर्चे होते हैं। और अगर उन्हें अगले महीने की शुरुआत में ही वेतन मिल जाए तो ये वाकई मदद करता है। अगर पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन, अगर दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, लेकिन निश्चित रूप से 5वें दिन से आगे नहीं। यही मैं अपनी कार्यशालाओं में करता हूँ। ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी टाइटन की प्रैक्टिस के तौर पे वे टाइटन में हमारी प्रैक्टिस को भी देख सकते हैं कि हम कैसे करते हैं। महीने का आखिरी दिन हमारा वेतन दिवस होता है ना, तो जहां तक संभव हो, एक ब्रांड के रूप में और अपने सहयोगियों के प्रति सद्भावना के तौर पर यह बेहतर है। या फिर कोशिश करें कि महीने के आखिरी दिन तक वेतन दे दें, किसी भी कारण से, लेकिन 5 तारीख से आगे नहीं। यही एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। उर्गन, आप जानते हैं कि रिटेल और सेल्स में इंसेंटिव भी कमाई का एक बड़ा हिस्सा होता है। क्या इन्हें दोनों को मिलाना संभव है या इन्हें अलग अलग रखना चाहिए? देखिए, इंसेंटिव एक ऐसा घटक है जो निर्धारित न्यूनतम वेतन के ऊपर और अतिरिक्त दिया जाता है, सुगंधु। ये सहयोगियों के लिए एक पहचान और प्रेरणा का तरीका है, लेकिन ये न्यूनतम वेतन का मुआवजा नहीं है। न्यूनतम वेतन एक अनिवार्य भुगतान है, चाहे कुछ भी हो, और प्रयासों की पहचान के लिए जो इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है, वो न्यूनतम वेतन के ऊपर और अतिरिक्त होगा। हाँ, ये एक अच्छा स्पष्टीकरण है, क्योंकि कई फ्रेंचाइजी के मन में ये सवाल होता है। आप जानते हैं, टाइटन में हमारे पास 5 एसेंशियल्स नाम की एक चीज है, जिसे हमने कुछ साल पहले शुरू किया था। और ये 5 जरूरी बातें हैं: अपॉइंटमेंट, प्रत्येक व्यक्ति और कर्मचारी को पत्र, डी जॉन द्वारा साझा किए गए विशेष और निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार आईडी कार्ड, और फिर बिल्कुल सही समय पर वेतन दिया जाता है। और अब हमारे पास ये निर्धारित न्यूनतम वेतन भी है। और जैसा कि मुरुगन ने अभी विस्तार से बताया, हमारे पास ईएसआई की सुविधा है जहां ये लागू होता है, या फिर हर बिजनेस एसोसिएट कर्मचारी के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बीमा प्रदान किया जाता है, जिसका भुगतान टाइटन खुद। और पीएफ, जो लोगों को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कराने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपकरण है। कृपया सोशल सिक्योरिटी कोड पर कुछ प्रकाश डालें।
हाँ, सोशल सिक्योरिटी कोड आपके प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, कर्मचारी मुआवजा लाभ आदि को कवर करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टोर्स, रिटेल और एनवायरनमेंट के नजरिए से ये 3-4 महत्वपूर्ण अनुपालन बहुत ही जरूरी हैं। पीएफ अभी भी पहले की तरह कवर करता है, तो जिस भी प्रतिष्ठान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से कवर किया जाना चाहिए और इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को योगदान देना होता है। ये जारी रहता है। अगर किसी के पास 20 से कम कर्मचारी हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? क्या स्वैच्छिक नामांकन संभव है? हाँ, बिल्कुल। प्रतिष्ठान का स्वैच्छिक पंजीकरण संभव है, कर्मचारियों की संख्या चाहे जितनी भी हो। वे संबंधित क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय में जाकर स्वैच्छिक आवेदन कर सकते हैं और वे नामांकित हो सकते हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए जब बात ईएसआई की आती है, तो ईएसआई में भी न्यूनतम 10 कर्मचारियों की सीमा है। शांति, अगर कर्मचारी लगे हुए हैं तो प्रतिष्ठान को अनिवार्य रूप से ईएसआई कवरेज के लिए कवर किया जाएगा। कर्मचारी मुआवजा अध्याय या पहले का अधिनियम जो इस बात से संबंधित है कि अगर रोजगार के दौरान कोई दुर्घटना होती है, नियोक्ता को कुछ मुआवजा देना होता है, जो वास्तव में सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत कर्मचारी मुआवजा प्रावधानों में शामिल हैं, अन्य प्रावधानों के साथ। जब रिटेल स्टोर नामांकन की बात आती है, तो ये 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, ईएसआई के बारे में आपने कहा था कि ये 10 या उससे अधिक कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, अगर किसी प्रतिष्ठान में 10 से कम कर्मचारी हैं, तो क्या उन्हें स्वेच्छा से नामांकित करना संभव है? असल में नहीं, ये पीएफ प्रावधानों जैसा नहीं तय, सही है। लेकिन फिर भी इसमें एक प्रावधान है। अगर शैक्षणिक दृष्टि से देखें तो मैं बस साझा कर रहा हूं। अगर किसी प्रतिष्ठान में कोई भी खतरनाक प्रक्रिया की जाती है, तो एक कर्मचारी भी हो, वे ऐसे कवरेज के तहत कवर हो सकते हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में इसके अलावा न्यूनतम 10 कर्मचारी अनिवार्य हैं। हाँ, इसका मतलब है कि रिटेल में ये कोई खतरनाक उद्योग नहीं है। तुम क्या? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो इसके बाद चर्चा करने के बाद ईएसआई और पीएफ के बारे में चर्चा करते हुए आपने एक बिंदु बताया था कि अगर किसी दुर्घटना में जान चली जाती है तो मुआवजे के बारे में। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस मुआवजे की राशि कितनी होती है? ये अच्छा सवाल है। फिर से मुआवजे की राशि पर जाने से पहले मैं ये साझा करना चाहूंगा कि कर्मचारी के बारे में। जब वो काम पे जाने के लिए यात्रा शुरू करता है, तो वो कवर होता है, ठीक है? यानी नौकरी के दौरान और बाहर दोनों में। हमारा मतलब है कि जब कर्मचारी अपने घर से काम के लिए निकलता है और फिर शिफ्ट खत्म होने के बाद वापस घर पहुंचता है, वो भी इसमें शामिल है। तो ये पूरा समय नौकरी का हिस्सा मानकर कवर किया जाता है। मुआवजे की राशि कितनी है? ये अंतिम प्राप्त वेतन पर आधारित होती है, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए है। यही राशि गणना के लिए ली जाएगी, तो जिस तरीके से गणना की जानी है उसमें यही आधार होगा। अगर दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता या मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में जो फॉर्मूला और मानदंड उपलब्ध है, उसी के अनुसार गणना की जाती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि संस्थानों को वास्तव में बीमा कवर लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये वही चीज है जो किसी कर्मचारी और उसके परिवार को किसी अनहोनी की स्थिति में सुरक्षा देती है, और साथ ही इसे कवर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कोई अनहोनी होती है तो उसी समय मुआवजा देने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो मुरुगन, मैं आपको टाइटन के बारे में बताता हूँ। हम किसी भी मृत्यु की स्थिति में मृतक के परिजनों या परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं और ये हर प्रकार की मृत्यु को कवर करता है। और ये कवर करता है काम के घंटों, गैर काम के घंटों, छुट्टियों या कार्य दिवसों की परवाह किए बिना ये लागू होता है। कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपए निश्चित हैं। हमारे फ्रेंचाइजी भी इस समय 1 साल की सैलरी अतिरिक्त राशि के रूप में दे रहे हैं और इससे वाकई में बहुत मदद मिल रही है।
तो ईएसआई भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अतिरिक्त सुरक्षा कवच के रूप में एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा उपाय के तौर पर सामने आता है। और जहां कहीं भी ये संभव हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कड़े नियमों और शर्तों के अनुसार हमारे सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को इसमें अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण या नामांकन करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। और हम अपनी ओर से उन्हें इस नामांकन प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से और निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं। खैर, मैं ये कहना चाहूंगा कि कंपनी जो भी समर्थन दे रही है, उसके अलावा भी मैं कुछ साझा करना चाहता हूँ। स्वेंदु, ये कानून असल में इसलिए बनाए गए हैं ताकि जब कोई अप्रत्याशित मृत्यु हो जाए, तो आश्रितों को सुरक्षा मिल सके। उदाहरण के लिए, प्रोविडेंट फंड में एक लिंक्ड ईडीएलआई लाभ है, यानी कर्मचारी जमा लिंक्ड इंश्योरेंस। इसका प्रीमियम नियोक्ता के योगदान से दिया जाता है या नियोक्ता को योगदान देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। कर्मचारी को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और किसी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में सदस्य के लिए 7 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ईएसआई के तहत भी कवर है, तो अगर सदस्य की मृत्यु नौकरी के दौरान या नौकरी से संबंधित किसी घटना में हो जाती है, तो अंतिम वेतन का 90% आश्रित परिवार के सदस्यों को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये एक अतिरिक्त लाभ है। इसके अलावा टाइटन को भी उम्मीद है कि वे सभी सेफ इंश्योरेंस के तहत कवर हैं। सेफ इंश्योरेंस भी 2 लाभ प्रदान करता है। एक ये है कि इसमें 1 लाख रुपए तक की मेडिकल कवरेज और 3 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है। ये भी अन्य उपलब्ध लाभों के अतिरिक्त हैं, जो भी अतिरिक्त कंपनी दे रही है वो सब अलग से। सही है। तो मुझे लगता है कि जब हम सरकार की सोशल सिक्योरिटी को जोड़ते हैं और जो भी फ्रेंचाइजी देती है, साथ ही जो भी कंपनी देती है, टाइटन बिजनेस एसोसिएट की नौकरी वित्तीय दृष्टि से काफी संपूर्ण और अच्छी है। इसे हम अपनी ईवीपी का हिस्सा बनाकर डिजाइन कर सकते हैं और कर्मचारियों को बता सकते हैं, ताकि उन्हें भी वही सुविधा और वही समझ मिल सके। मुझे ये भी पता है कि हमारे कई बिजनेस एसोसिएट्स के पास अतिरिक्त फैमिली फ्लोटर कवर भी है और मुझे बताया गया है कि ये कर्मचारियों के लिए बहुत बहुत बड़ी तसल्ली है। इस तरह जब टाइटन की पूरी इकोसिस्टम कर्मचारी का समर्थन करने के लिए एक साथ आती है, तो मुझे लगता है उसकी नौकरी पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है। मुरुगन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वे कौन-कौन से महत्वपूर्ण अनुपालन पहलू हैं जिन पर किसी फ्रेंचाइजी को कभी समझौता नहीं करना चाहिए? देखिए, कुछ बुनियादी अनुपालन आवश्यकताएं होती हैं। तो किसी भी नए स्टोर को वास्तव में कुछ पंजीकरण औपचारिकताओं का पालन करना होता है। मान लीजिए, सबसे पहले जो ध्यान में आता है वो है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण, ट्रेड लाइसेंस के तहत, और ये कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी वहां काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या पर। ईएफ, ईएसआई और ग्रेजुएट कवरेज के लिए जाना, ये चीजें इसके बाद आती हैं। तो पंजीकरण और लाइसेंस अनिवार्य हैं। ये एक स्टोर के रूप में पहली बात है। कुछ और सुनिश्चित करना होता है। फिर जब बात लोगों की आती है, यहां तक कि कर्मचारी के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना चाहिए और आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें संबंधित राज्य की न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन न मिले और सभी को एक वैध पहचान पत्र जारी किया जाए। ठीक है। बिल्कुल। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करना है कि पीएफ और ईएसआई की जमा राशि अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कर दी जाए। और निश्चित रूप से वेतन का भुगतान, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, अगर संभव हो तो महीने के अंतिम दिन तक कर दिया जाए। अगर नहीं तो कम से कम अगले महीने की 5 तारीख तक। ये सब सबसे पहले जरूरी है। हाँ, सही है। हमने भी इसे 5 जरूरी बातें कहा था 3-4 साल पहले जब हमने वो प्रोग्राम शुरू किया था। लेकिन ये 4 श्रम संहिताएं उन 5 जरूरी बातों से कहीं आगे जाती हैं और फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर और सीएनए मालिकों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और सरकार इसे लागू करने को लेकर बहुत बहुत गंभीर है। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा सुवेंदु। इन श्रम संहिताओं ने हमारे वेतन घटकों की संरचना करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। अगर किसी भी सहयोगी को आप वेतन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से कई सहयोगी न्यूनतम वेतन से अधिक वेतन पा सकते हैं।
ऐसी स्थिति में आपको वेतन संरचना की परिभाषाओं का भी ध्यान रखना होगा। इसका मतलब ये है कि आप सामान्य तौर पर समझाने के लिए मैं ये शब्दावली इस्तेमाल कर रहा हूं। इसमें समावेशी घटक होंगे और घटकों की एक बहिष्करण टोकरी भी होगी। मतलब अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं तो 50 रुपए आपको अनिवार्य रूप से समावेशी घटकों के नाम पर देने होंगे। बाकी 50% आप भत्तों के नाम पर दे सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपका सारा सामाजिक सुरक्षा योगदान जैसे कि पीएफ, ईएसआई, अगर आप छुट्टी, नकद बोनस आदि देते हैं, तो ये सब समावेशी घटकों पर ही गणना किया जाएगा। ठीक है। तो ये सुनिश्चित करें कि आपकी सही वेतन इस 50-50% नियम के अनुसार ही हो। ठीक है। रिटेल स्टोर्स में मैंने देखा है मॉर्गन, वहां ऐसे कर्मचारी होते हैं जो मालिकों के पास आते हैं और वे आमतौर पर बहुत युवा होते हैं। वे शुरुआत कर रहे होते हैं। उन्हें पीएफ, ईएसआई और इन सब का कोई नजरिया नहीं होता, क्योंकि इसमें कर्मचारी की कटौती होती है। वे आकर फ्रेंचाइजी से कहते हैं कि सर, मुझे पीएफ में नामांकित मत कीजिए और मैं चाहता हूं कि वो राशि मुझे सीधे वापस कर दी जाए। ऐसे समय में फ्रेंचाइजी को क्या करना चाहिए? नहीं, ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, जब बात कानूनी प्रावधानों की आती है तो हमारे पास कोई विवेकाधिकार नहीं होता। हमें इसका पालन करना ही होगा है। अगर हमें पीएफ या ईएसआई के तहत कवर होना है, जैसा कि निर्धारित सीमा के अनुसार है, तो हमें अनिवार्य रूप से उन्हें कवर करना होगा और भुगतान करना होगा। इसमें कोई विवेकाधिकार नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये अनिवार्य है और हमारे पास पालन न करने का कोई विकल्प नहीं है। ये सही है। कर्मचारी नियोक्ता संबंध और अनुपालन की दुनिया में कार्यस्थल की स्थिति एक बहुत ही गर्म मुद्दा है। तो वे कौन-कौन सी चीजें हैं जो इन कार्यस्थल की स्थितियों के अंतर्गत आती हैं? देखिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड एक व्यापक कानून है जो रोजगार की स्थितियों को कवर करता है। इसके अलावा राज्य के शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट्स भी हैं जो वास्तव में राज्य दर राज्य अलग अलग होते हैं, और ये भी इन कार्यस्थल की स्थितियों के बारे में बताते और नियंत्रित करते हैं। मुख्य रूप से ये प्रावधान दैनिक कार्य घंटों को कवर करते हैं, जिनके बाद ओवरटाइम के प्रावधान लागू होंगे, और साथ ही दिन में निश्चित अंतराल भी अनिवार्य होते हैं। 7 दिनों की अवधि में अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश। इसके अलावा हर कर्मचारी को दी जाने वाली अनिवार्य छुट्टियां भी शामिल हैं। जहां तक राज्य के शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट कोड के प्रावधानों की बात है, आमतौर पर ये सभी प्रावधान या तो कोड में या शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में उपलब्ध होते हैं। हम अपने बिजनेस एसोसिएट पीपल फंक्शन टूलकिट में जो हम अपने एसोसिएट्स को उपलब्ध कराते हैं, उसमें राज्यवार छुट्टियों के नियम, छुट्टियों की संख्या, प्रिविलेज्ड लीव क्या है, सिक लीव क्या है, कैजुअल लीव्स क्या है और सभी प्रकार की छुट्टियों की जानकारी दी गई है। तो ये वे बातें हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें इन्हें अपनी स्टोर ऑपरेशंस की योजना बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। और अगर इसका मतलब है कि 1, 2 या 3 लोगों को अच्छी और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा बनाए रखने के लिए ये किया जाना चाहिए। ये वो क्षेत्र नहीं है जिसमें लोगों को समझौता करना चाहिए। मैं आपकी बात में एक और बात जोड़ना चाहूंगा सुवेंदु। 7 दिनों की अवधि में साप्ताहिक अवकाश न देना और अनिवार्य छुट्टियां न देना, इसे एक बहुत गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा अधिकारियों द्वारा। इसलिए इन सभी बातों को किसी भी कीमत पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जैसा कि आपने सही कहा, वर्कफोर्स को उसी के अनुसार मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इन प्रावधानों से कोई भी विचलन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? इसका एक पक्ष अनुपालन कंप्लायंस का है, लेकिन दूसरा पक्ष भी है। मेरा मानना है कि जब लोगों को ये छुट्टियां दी जाती हैं, तो उसके पीछे एक वजह होती है। ये उन लोगों को रिचार्ज, रिफ्रेश होने और पूरी ऊर्जा के साथ वापस आकर प्रदर्शन करने में मदद करता है। सेल्स और रिटेल कोई रूटीन जॉब नहीं है। ये एक ये मोटिवेशन का मामला है। सबसे अच्छे लोग और सबसे अच्छे नतीजे उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो अपने नंबर हासिल करने के लिए जबरदस्त रूप से प्रेरित होते हैं। ये एक फ्रंटलाइन भूमिका है
और इसी वजह से छुट्टी उनके जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टाइटन में उन्होंने छुट्टी का नाम बदलकर वेल बीइंग लीव रख दिया है और सभी को छुट्टियां लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे वापस आ सकें फ्रेश और रिचार्ज होकर। तो कंपनी और फ्रेंचाइजी के बीच मूल्य समान है और इसी तरह हम अपने दोनों इकोसिस्टम को एक साथ ला सकते हैं। बहुत सही कहा। ये सभी कानून या अदालतें हैं असल में सभी कर्मचारियों को एक तरह की सुविधा और सुरक्षित स्वच्छ कार्यस्थल देने का लक्ष्य रखते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी वर्कफोर्स को बनाए रखने और प्रेरित करने का भी एक बेहतरीन साधन है। सही है ना? जो बड़ी मुश्किल जो एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर से एक आरामदायक माहौल, एक स्वागत करने वाला माहौल, एक अच्छा कार्यस्थल होता है हाँ, ये जो असल में उच्च उत्पादकता और उच्च प्रेरणा की ओर ले जाता है। और मैं इसमें पूरी तरह से जुड़कर काम करता हूँ। है। तो क्यों? आप करेंगे? क्या आप दो अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे? एक है कर्मचारियों की बात सुनना, आप जानते हैं, और कुछ कार्यस्थल पर उत्पीड़न के बारे में, कुछ यौन उत्पीड़न के बारे में, क्योंकि ये भी समाज में बहुत आम सच्चाइयां हैं। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो हर जगह लोग इस बारे में बात करते हैं और हर छोटे संस्थान में भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता है। वैसे भी ये एक अनिवार्य चीज है। हर संस्थान में कई जगहों पर आंतरिक अनुपालन समितियां बनाने के लिए लोगों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। हम प्रोत्साहित करते हैं कि जहां भी 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हो, वहां एक आंतरिक अनुपालन समिति होनी चाहिए, लोगों की शिकायतों को सुनने या उनका समाधान करने के लिए। इसके अलावा जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हो, कोड के अनुसार हमें एक शिकायत निवारण समिति बनानी होती है। तो ये भी बनाना अनिवार्य है और कोड में इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि जिन लोगों को शिकायत है उनकी बात सुनी जाए और कोशिश की जाए कि शुरुआती स्तर पर ही उसका समाधान किया जा सके। और साथ ही विशेष रूप से सुरक्षा और स्वच्छता के पहलुओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में देखने के लिए कदम उठाए जाएं। तो ये सब केवल उस दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि कार्यस्थल के माहौल के लिहाज से भी किसी भी शिकायत का समाधान करना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति वास्तव में जब शुरुआत में ही उसकी बात सुनी जाती है तो उसका ध्यान रखा जाता है, वरना वही बात बाद में शिकायत और समस्या बन जाती है। शिकायत मुद्दा ये एक शिकायत का मुद्दा है जो एक असंबद्ध माहौल की ओर ले जाता है। फर्म इसे टालना जरूरी है। शिकायतों के अलावा भी ये है, ये उनके भले के लिए है और किसी भी कार्यस्थल के भले के लिए है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुछ बातें हैं जिन पर मुझे आपसे स्पष्टीकरण चाहिए और मैं एक एक करके उन पर आऊंगा। एक बात है, आप जानते हैं रिटेल एक 365 दिन चलने वाला बिजनेस है। ये वीकेंड्स, राष्ट्रीय छुट्टियों सब पर चलता रहता है और बस लगातार चलता ही रहता है। तो क्या वेतन से जुड़ा कोई स्पष्टीकरण है जो आप देना चाहेंगे? दो क्षेत्र हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक है प्रतिदिन के कार्य घंटे और दूसरा है साप्ताहिक कार्य घंटे। जैसा कि प्रावधानों के अनुसार है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर ये 8 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक हो जाता है, तो जितने घंटे अधिक काम हुआ है, उन घंटों का भुगतान ओवरटाइम वेतन दर पर करना होगा, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या इसमें लंच शामिल है या? लंच को छोड़ता है? ये एक बात है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लोग किसी राष्ट्रीय या त्योहार की छुट्टी पे काम करते हैं, जिसे प्रावधानों के अनुसार घोषित किया गया है, तो इसकी अनुमति है। लेकिन उस दिन के लिए क्या? उस दिन के लिए वेतन दोगुनी दर से देना होगा। दोगुनी दर से? क्या ये अनिवार्य है? ये सब फिर से इस शर्त पर है कि हर किसी को 7 दिनों की अवधि में एक साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। ये एक अनिवार्यता है। ठीक है। इसके अलावा एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें परेशान करती है, वो है लोगों का स्वास्थ्य और भलाई। मेडिकल चेकअप, शारीरिक स्वास्थ्य, दृष्टि और अन्य किसी भी चीज के संदर्भ में आपकी क्या राय है? तो पहली बार इसे बहुत स्पष्ट रूप से ऑक्यूपेशनल कोड के तहत लाया गया है।
सभी 40 वर्ष से अधिक आयु के कामगारों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से करवाना होगा। ये नियोक्ता की जिम्मेदारी है। इस माहौल में किसी भी स्टोर प्रबंधन को इन रिकॉर्ड्स को वास्तव में बनाए रखना आवश्यक है और अनिवार्य रूप से इसमें होना चाहिए। स्वास्थ्य जांच, वार्षिक स्वास्थ्य जांच, और हमें इन रिकॉर्ड्स को भी सुरक्षित रखना होगा बाकी लोगों के लिए, जबकि स्वास्थ्य सभी के लिए सामान्य है। मुझे याद है कि आपने भी स्वैच्छिक स्वास्थ्य जांच कवर का एक कार्यक्रम चलाया था। तो मैं प्रोत्साहित करूंगा कि ऐसे कस्टमाइज्ड और सब्सिडाइज्ड स्वास्थ्य जांच कार्यक्रमों का उपयोग करें और सभी को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मौका दें और ये भी सुनिश्चित करें कि सभी सहयोगियों को एक तरह की सुविधा और आराम मिले। तो व्यापार सहयोगियों, मैं इस मौके का फायदा उठाकर आपको बताना चाहता हूं कि टाइटन में हम सभी के लिए उनकी उम्र की परवाह किए बिना स्वास्थ्य जांच और दृष्टि जांच को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कई स्वास्थ्य संबंधी दुर्घटनाएं देखी हैं जो बहुत कम उम्र में हुई हैं और उनमें से अधिकांश 40 साल से कम उम्र के थे। तो ये एक बात है। दूसरी बात, जुलाई और अगस्त के महीने में हम अपना टाइटन केयर्स महीना शुरू कर रहे हैं और इन 2 महीनों में हम स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक अभियान चलाने जा रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य जांच भी शामिल होगी। हमने ट्रूवर्थ के साथ साझेदारी की है। हमने डॉक्टर की ऑनलाइन सलाह के साथ स्वास्थ्य जांच के लिए बहुत अच्छे रेट्स तय किए हैं और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करूंगा कि आप इसका लाभ उठाएं। केंद्रीकृत एजेंसी के माध्यम से जाने का फायदा जिससे हमने समझौता किया है, ये है कि अभियान के अंत में हमें एनालिटिक्स देखने को मिलती है और इससे हमें लोगों की सेहत की स्थिति समझने में मदद मिलती है और उन्हीं एनालिटिक्स के आधार पर हम आपके लिए स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े कार्यक्रम ला सकते हैं। तो मुरुगन, इस सत्र के लिए धन्यवाद। ये बहुत शानदार था। ये आंखें खोल देने वाला था। इसकी मांग समय समय पर और अलग-अलग व्यापार सहयोगियों द्वारा की गई थी। कानून को समझना या ग्रहण करना आसान नहीं है, लेकिन कानून का पालन करना बेहद जरूरी है क्योंकि हमारे हर एक व्यापार सहयोगी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगाई है, हमारे स्टोर्स चलाने में, और उनकी नीयत भी अच्छी है। लेकिन कानून ऐसी चीज है जिसे हमें सभी को समझना चाहिए और सही पक्ष में रहना चाहिए। जैसे मुरुगन, आप अक्सर कहते हैं, कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है। कानून का उल्लंघन करने का बहाना नहीं है। सही है ना? नहीं, ये एक अवसर है। मैं अपने सभी व्यापार सहयोगियों को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप एक बड़े टाइटन समूह का हिस्सा भी हैं। और जब नियमों, विनियमों और अनुपालन आवश्यकताओं का पालन करने की बात आती है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये हमारे प्रशासनिक दायित्व का भी हिस्सा है। इसलिए ये अपेक्षित है कि हमारी तरह हमारे हर विस्तार का हिस्सा भी वे भी सभी नियामक आवश्यकताओं का पालन करते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो ये केवल अनुपालन के नजरिए से नहीं है, बल्कि अपने सभी सहयोगियों का ध्यान रखने के लिए भी है, क्योंकि वे सभी हमारे सहयोगी भी हैं। उन्हें वे 5 आवश्यकताएं उपलब्ध कराना जिनका आपने जिक्र किया, ये सुनिश्चित करना और साथ ही अच्छे कार्य वातावरण, नियामक आवश्यकताओं का समय पर पालन करना भी जरूरी है। हम किसी भी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह के समर्थन की आवश्यकता हो तो बताइए, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम कॉर्पोरेट ऑफिस में स्वान स्टीम के माध्यम से उपलब्ध है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ हैं आपकी मदद के लिए, आपको जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो देने के लिए। और हम सभी मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी सहयोगियों के लिए एक अच्छा वातावरण हो और साथ ही हम एक अनुपालक संगठन के रूप में एक साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।